सामाजिक विज्ञान से जुड़े हुए जो प्रश्न और उत्तर का जो कार्यक्रम हमने शुरू किया था उसका पहला वीडियो मैंने आपको दिया है। हर एक कंपटीशन में ये उपयोगी होगा आपको। मैं कोई पर्टिकुलरली जो है किसी खास कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए टारगेट करके नहीं दिया है। तो आइए कुछ और प्रश्नों के साथ हम देखते हैं ताकि वो आपको उस मैंने ये सब क्वेश्चंस कुछ कॉमन्स होते हैं, ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा सा देख लें। पहला प्रश्न है कि दाइमाबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? दाइमाबाद किस नदी के किनारे स्थित अवस्थित है? दाइमाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, माही। तो आपका सही आंसर गोदावरी होगा। मैं आपको यहां कुछ बात बता दूं कि जो गोदावरी, जो दाइमाबाद है, जो साइट्स हैं, हड़प्पन साइट्स हैं, ये क्वेश्चन हड़प्पा से जुड़ा हुआ है, हड़प्पन साइट्स हैं या गोदावरी नदी के किनारे ये जो है हड़प्पन साइट्स मिला है। ये साउथ इंडिया में गोदावरी नदी में आप जो है चले जाएंगे तो वह राज्य आपका महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र है, वहाँ पे ये साइट्स मिला है। एक बात और भी मैं बता दूं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था और उनकी अगर टाउन प्लानिंग को देखेंगे, अगर ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का मैं एक छोटा सा भी फिगर बना दूं इस तरह से और इसका टाउन प्लानिंग को देखेंगे और इसे दो भाग में बांट दो, ये मेरा ईस्ट हो गया, ये मेरा वेस्ट हो गया। जो पूरब के भाग थे या जो पूरब का भाग है और ये पश्चिम है, तो जो पूरब की एरिया है वह समान अधिवास का क्षेत्र था और पश्चिम का जो एरिया था उसको दुर्ग बोला गया। दुर्ग, सिटिडल, इंग्लिश में इसको सिटिडल बोलते हैं, दुर्ग का एरिया। और पश्चिम, ये पश्चिम का हो गया, यानी वेस्टर्न साइड में सिटिडल एरिया है और पूरब साइड में जो है वह सामान्य अधिवास का क्षेत्र बनाते हैं, सामान्य नगर जिसको बोलते हैं। ये कॉमन पीपल्स के सेंटर से, यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप से लोग रहते थे, जो हो सकता है प्रोबेबली वी हैव नो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट इट, कि यहाँ पर रहने वाले जो लिविंग in the area of citadel who wears, most probably their living standard and their house patterns, it shows that कि ये लोग जो थे बहुत ही elite थे। हो सकता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास के लोग ये पश्चिम साइड्स में रहते हैं, ऐसा बताया जाता है। और पूरब का जो एरिया था वह सामान्य लोगों का था। एक बात तो यहाँ पर ये याद रखेंगे। और ये जो दाइमाबाद की हम लोग बात करते हैं, इसमें जो टाउन प्लानिंग है, यह एक बात याद रखेंगे, इसके 3 भाग हैं। ये पूरब तो हो गया ही, पश्चिम तो हो गया ही, सिटिडल, या बीच का भाग आपको मिलता है, एक्सेप्शन है दाइमाबाद। इसे याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। यहां से कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जहां से पूछा गया, लेकिन ये तो क्वेश्चन पूछते हैं कि वो 2 भाग में है तो पश्चिम के भाग को क्या बोले। अब नृत्य करती लड़की का चित्र मिला, नृत्य करती लड़की का चित्र मिला है। डांसिंग फिगर ऑफ ए गर्ल इज फॉट, डांसिंग जो गर्ल ना नृत्य करती, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। आपका सही आंसर होगा मोहनजोदारो। मोहनजोदारो से जो है 2-3 ऐसे चीज मिले हैं जिसको याद रख लेना चाहिए, हमें बार बार पूछना है। एक तो नृत्य करती लड़की, 3 मुख वाला एक जो फिगर है जिसको कि जो शिव के रूप में बताया, जो मार्शल साहब भी उसको बोलते हैं, वो शिव है, पशुपतिनाथ से उसको उठे, तो वो भी ये मोहनजोदारो से मिला, ये ध्यान में रखेंगे। ग्रेट बाथ, महाअश्नानागार, महाअश्नानागार, ये भी याद रखेंगे। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, ये पूछे जाते हैं, इसलिए पूछे जाते हैं कि इन यहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंट चीज मिले हैं हिस्टोरियंस को, इसलिए यहाँ से ये क्वेश्चन करते हैं आपसे कि जो ग्रेट बाथ है, अश्नानागार, यह भी वहां से मिलता है। अन्नागार का भी साक्ष्य मिलेगा, दोनों से, यहाँ हड़प्पा से, यहाँ से मोहनजोदारो, हड़प्पा से जो मिलता है, तो इनको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, डॉकयार्ड का संबंध रहा है। डॉकयार्ड जो होता है वह कहां पे रहा है? कालीबंगा, लोथल, रंगपुर और मांडला। आपका सही आंसर होगा लोथल। बार बार ये कई को बार ये क्वेश्चंस पूछे गए डॉकयार्ड के बारे में। शिपिंग सेंटर ऐसा इसलिए था, जो डॉकयार्ड का एरिया था, अगर आप सही में मैप अगर देखेंगे इंडिया का तो इस तरह से आपका मिलेगा, और ये डॉकयार्ड सेंटर्स थे यहाँ पे। तो इस तरह से हम देखते हैं वो जो लोथल का एरिया है वहाँ पर डॉकयार्ड का
साक्ष्य मिला है। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है डॉकयार्ड का कहाँ साक्ष्य मिला, इसीलिए ध्यान में रखेंगे, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन अक्सर। ये पूछना लाजमी है हिस्टोरियंस का, क्योंकि यहाँ पर जो साक्ष्य मिले पता चलता है जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज था, जैसे उस समय में आपको याद होगा जो हड़प्पा का जो सिमिलटेनियसली और भी जो है जो सिविलाइजेशन थे वो मेसोपोटामिया का, याद रखेंगे मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन। जिस तरह हम बोलते हैं कि सिंधु की नदी के किनारे में ये चल रहा था, तो दजला और फरात का जो रिवर था वहां पर जो है जो सभ्यताएं चल रही थी उस समय में, वो जो है मेसोपोटामिया का चल रहा है। तो यहाँ से इन क्वेश्चनों पर आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे ये सारा। एक बात चलते चलते मैं बता दूं, ये जो नृत्य रथ जो लड़की का जो है आप डांसिंग करते हुए चित्र जो मिला है वो ब्राउन्स का मिला है, कांसे का मिला है। अगर ये पूछ दे तो आप इस तरह का फैक्ट्स पर ध्यान रखेंगे, कांसे का मिला है। चलिए कुछ और प्रश्नों के साथ हम चलते हैं। वह वेदांगों की संख्या है, नंबर्स ऑफ वेदांग्स आर, नंबर्स ऑफ वेदांग्स आर 18, 6, 4 और इनमें से कोई नहीं, ये आपका ऑप्शन है और सही आंसर है आपका ये है, मीन्स 6। वेदांगों की जो संख्या है वो 6 है। मैंने कुछ और ये 1-2 ऑप्शन दिए हैं, इस पर भी थोड़ा डिस्कशन कर लूँ कि ये जो मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं इसे याद रखें कि वेदों की संख्या, ये है वेदों की संख्या। वेद कितने हैं, हाउ मेनी वेदास आर, तो आपके 4 वेदास हैं, ठीक है ना। पहला ऋग्वेद है, आप याद रखेंगे ऋग्वेद हो गया, इसके बाद यजुर्वेद है, फिर सामवेद है, फिर अथर्ववेद है। तो दीज आर 4, याद रखेंगे 4 ये वेदास। अगर ये भी पूछते हैं क्वेश्चन कि वेद कितने हैं तो 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन्हें भी याद रखेंगे। और यहां पर मैंने 18 लिखा है, और 18 जो है यह पुराणों की संख्या है। 18 कितने हैं, पुराणों की संख्या। इसमें से कुछ पुराण जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पुराणास। वी गेट इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मिलता है, ऐतिहासिक बातें मिलती हैं, इसलिए इसे कोरिलेट करके इतिहास में आपको समझने में मदद मिलता है। इसलिए ऐसा नहीं कि हमको पुराण का स्टडी करना इन हिस्ट्री, देयर इज नो नीड टू स्टडी ऑफ द पुराणास, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग्स थ्रू विच वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल पॉइंट्स। जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनको जो हिस्टोरिकल पॉइंट्स मिलते हैं उस पॉइंट से और इसको कोरिलेट करते तो लगता है कि नहीं इसी पीरियड की इवेंट है, इसलिए इन चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है। अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ रुक करके बता दूँ, किसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ था इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा बता दूँ, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये वेदांग है क्या, मैंने तो वेदांग तो लिख दिया आपको। ये वेदांग है जो वेदों की रचना की गई थी वो संस्कृत में की गई थी, और ये संस्कृत जो होते हैं क्लासिकल लैंग्वेज होते हैं। क्लासिकल संस्कृत जो होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको आप अच्छी तरह से समझने में आपको बहुत परेशानी होगी, बिकॉज ड्यू टू द लैंग्वेज स्किल और उसका जो पैटर्न्स ऑफ सेंटेंस स्टाइल एंड स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीज़ें जो होती है तो बहुत इंपॉर्टेंस होता है जिसको समझ। जैसे लेटिन जो इंग्लिश को अगर स्टडी कीजिए तो लेटिन को समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसीलिए ये बात बताया मैंने। वेदांग जो है अगर यहाँ से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा। वेद का अंग मीन्स वेद प्लस अंग वाला है, यानी कि वेदांग वेद का अंग है, यानी कि इस अंग को अगर आप पढ़ लें तो वेद को समझने में जो क्लासिकल लैंग्वेज में जो भाषा में जो लिखा गया संस्कृत में उसको समझना आसान होगा। अब ये वेदांग 6 हैं, कौन कौन है थोड़ा सा मैं बताऊं, या हालांकि पूछे नहीं जाएंगे, फिर भी थोड़ी समझने के लिए ताकि आपको पता भी चले कि इस बात को आप डिस्कशन और डिबेट भी कर सकें कहीं कि क्या है वेदांग में। तो वेद जो ये है ऐसा नहीं है कि आपको ये सामान जनरल कॉम्पिटिशन में इन बातों से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन एक समझदारी के लिए मैंने बात बताया है और मैं ये रख रहा हूं थोड़ा सा। अब ये जो अब 6 वेद हैं तो उसमें पहला जो आता है वो आता है व्याकरण, उसको बोलते हैं व्याकरण, ध्यान दे रहे हैं, ये पहला व्याकरण हो। इसके बाद शिक्षा हो गया, फिर क्या है, निरुक्त है। अब देखिए है ये निरुक्त है। अब ये क्या है मैं बता दूं थोड़ी सी। अब व्याकरण को कहा गया वेद का मुंह, मीन्स आप जब तक इस व्याकरण को ना समझेंगे, वेद का ये मुंह है, यानी कि मुंह है, माउथ,
व्याकरण जो है, ग्रामर्स जो है, आप वेदांग का जो पार्ट है, मुंह जो व्याकरण है, मुंह है, इसको समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो है वो शिक्षा है। शिक्षा जो होता है, यह जो क्या है आपका, यह कान है, इसको कान बोलते हैं, ये कान है, यानी कि उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा शिक्षा को। निरुक्त जो है यह नाक है, इसको नाक कह सकते हैं, ये सब देख लीजिए, ये निरुक्त है। और इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है ज्योतिषी, ज्योतिष, ये क्या है भाई, ये उसकी आंख है, ध्यान दीजिए। यानी कि अगर आप ज्योतिष को नहीं पढ़ते हैं तो आंख, यानी कि आप सही से अपने वेद को नहीं समझ पाएंगे। इसके बाद लिस्ट जो बता हुआ कल्प है और छंद है। कल्प और छंद, ये आपके हाथ हो गए, ये आपके पैर हो गए, जो पैर है जिस पर आप चलते, हाथ पैर हो गए। तो देखिए ये जो चार हैं वेदांग, इसके आपके शरीर के ऊपर के चार भागों से इसकी तुलना की गई। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? was the propounder of वैशेषिक दर्शन फिलॉसफी, वैशेषिक फिलॉसफी? पंतजलि, गौतम, कनाद, वद्रायन। आपका सही आंसर होगा कनाद। कनाद को याद रखेंगे। पंतजलि ये भी दर्शन से जुड़े हुए हैं, जिसका योग है। गौतम जो है न्याय से जुड़ा हुआ है। वद्रायन जो है यह उत्तर मीमांसा से जुड़ा है। और जैमिनी जो है पूर्व मीमांसा से। दिमाग में थोड़ा बहुत रख लेंगे इसके। आइए, पोटन, पोटली जो है राजधानी थी। पोटन बोलिए या पोटली, किसकी राजधानी थी? यहां पर मैंने लिखा है अश्वमत, कंबोज, अवंती, चैदी। किसकी राजधानी थी ये बताएंगे। तो आपको पता होना चाहिए और याद भी रहना चाहिए कि यह अश्वमत की राजधानी थी। देखिए मैंने कुछ ऐसी राजधानी है जहां पर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, वहां पर अगर पूछा जाए तो कुछ चीज को तो आप याद कर लें, ठीक है। तो वह अश्वमत की राजधानी थी। और कंबोज जो था, कंबोज के बारे में बात कहा था, तो हाटक या लाजपुर ये इनका था। हाटक या लाजपुर याद रखेंगे। कंबोज का हो गया हाटक या लाजपुर। ये कंबोज का क्या हो गया? हाटक या फिर लाजपुर नाम दिया। दोनों चीज आप यूज कर सकते हैं ये इसके लिए। जैसे पोटन और पोटली हो गया अश्वमत के लिए। अवंती के लिए आप आइए, जो अवंती है, अब अवंती के जो कैपिटल थे उसमें भी ध्यान रख दीजिए। अवंती दो भाग में बटा हुआ था, उत्तरी अवंती और फिर दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती जो था उसका उज्जैन, और दक्षिणी अवंती था जिसको दक्षिण अवंती जो है वह शक्तिमती, सॉरी दक्षिण अवंती जो है महिषपुर था, शक्तिमती नहीं, महिषपुर। और चेदी का था शक्तिमती। यहां जो बगल में ऑप्शन दिए हैं, चेदी का, शक्तिमती। तो इस तरह से ये कैपिटल्स के बारे में बात की मैंने, आप इसको याद रखेंगे। और जो बचे हुए ये मैंने, ये जो आप पढ़ रहे थे अभी, ये सारे ये महाजनपद थे। महाजनपद, महा हो गया जनपद। और टोटल जो आया है इसका उल्लेख भी आया, अंगुत्तर निकाय में भी इस बात का उल्लेख है, जो बहुत ग्रंथ है, और विष्णु पुराण में भी इस तरह का जो है 16 थे। उसमें से मैंने कुछ को दिया, कुछ को आप भी देख लेंगे, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। 16 महाजनपदों का उल्लेख आया है जो, ठीक है, अंगुत्तर निकाय में भी आया है, विष्णु पुराण में भी कुछ उल्लेख है, कुछ ऐसे जो धार्मिक ग्रंथ हैं सब मिला करके, तो 16 को हम लोग वैलिड करते हैं। इसमें मैंने कुछ की राजधानी बताई और कुछ को आप देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। अगर यहां से कुछ क्वेश्चन पूछता है महाजनपद, चूंकि यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको यहां से आंसर दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील है? कैस्पियन सागर, बेकाल झील, विक्टोरिया झील, इनमें से कोई नहीं। विश्व की सबसे बड़ी झील, आपका सही आंसर ये होगा, ये कैस्पियन सागर का जो झील है विश्व की सबसे बड़ी झील है। मैंने यहाँ एक ऑप्शन बेकाल झील के बारे में दिया है, यह सबसे गहरी झील है, ये सबसे गहरी झील है, याद रखेंगे। सबसे गहरी झील को हम जो है वो बेकाल झील है। विक्टोरिया झील, ये जो देखते हैं नील नदी जो निकलती है इसी विक्टोरिया झील से निकलती है, ठीक है ना। ये कैस्पियन सागर और बेकाल झील के बारे में जान लें, ये रूस के साइबेरिया में स्थित है। रूस के साइबेरिया में, रूस के साइबेरिया में, रूस का जो साइबेरिया पार्ट है, रूस को अगर देखेंगे तो रूस ही ऐसा एक कंट्री है जिसका कि आधा भाग एशिया और आधा भाग जो है, कुछ भाग जो है एशिया में और कुछ भाग जो है यूरोप में आता है। तो जो एशिया वाला भाग है, याद रखेंगे, एशिया वाला भाग जो है उसमें आपको ये दोनों मिलते हैं। वनों का देश कहा जाता है, कांगो, ब्राजील, नाइजर, इंडोनेशिया, वनों का देश कहा जाता है। सही आंसर होगा कांगो। एकदम याद कर लेंगे, दिमाग में रख लेंगे, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान रखेंगे। चड झील अवस्थित है,
चड झील अवस्थित है? अफ्रीका, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण अमेरिका। चड झील याद रखेंगे, यह अफ्रीका में है। चड झील कहां पे है? अफ्रीका में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व के क्षेत्रफल में भारत का भाग है। द पोर्शन ऑफ इंडिया इज इन द एरिया ऑफ द वर्ल्ड 3.42%, 2.42%, 4.42%, 1.42%। भारत का जो पोर्शन है वो कितना है? भारत की जो प्रतिशत में अगर देखें तो आप भारत का कितना पोर्शन बनता है टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड? तो आपका सही आंसर होगा बी, 2.42%। याद रखेंगे कि भारत का जो है टोटल वर्ल्ड का जो एरिया है उसमें जो इसका जो टोटल प्रोपोर्शन बनता है, आप देखेंगे इसका इन रेशियो आप देखेंगे तो 2.42% बनता है। रेशियो में किस राज्य की तटीय सीमा सर्वाधिक है? किस राज्य की तटीय सीमा सर्वाधिक है? कोस्टल का जो है एरिया, विच स्टेट हैज मोर कोस्टल एरिया? किस राज्य की कोस्टल एरिया की? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। आपका सही आंसर गुजरात होगा। याद रखेंगे कि जब मैं कोस्टल एरिया की बात करता हूं, या ध्यान दें मैं थोड़ा सा मैप को ड्रॉ करता हूं तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। इससे ये समझने में क्या आसानी होगी मैं बता रहा हूं। ये मैंने जो अभी तक बनाया है ये कोस्टल एरिया को बता रहा है, ठीक है। चलिए यहां पर मैंने बनाया, उसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैंने बताया कि सर्वाधिक जो है एरिया जो है कोस्टल एरिया गुजरात का। ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं इस तरह से, ये गुजरात का है। और इसके बाद यहां जब आ जाएंगे तो महाराष्ट्र का पोर्शन होता है। महाराष्ट्र ये भी कोस्टल एरिया में होता है, लेकिन महाराष्ट्र के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आगे निकलेंगे महाराष्ट्र, फिर गोवा का थोड़ा सा पोर्शन आएगा। इसके बाद जो है कर्नाटक, गोवा बहुत छोटा सा, गोवा भी है, याद रखेंगे गोवा भी तटीय एरिया में हो जाता है। गोवा 1 2, अगर बीच में ले लेंगे गोवा 3, ठीक है ना। इसके बाद कर्नाटक को 4 में रख दीजिए, 4। इसके बाद यहां पर अगर आप आ जाएंगे तो केरल का ये पोर्शन है, ये केरल का पोर्शन है। और यहां से आगे बढ़ेंगे तमिलनाडु का पोर्शन, और तमिलनाडु का ये पोर्शन है। इस तरह से आप देखेंगे तो तमिलनाडु आपको मिलेगा। यहां पर आंध्र प्रदेश, यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो उड़ीसा, और आगे बढ़ेंगे फिर थोड़ा सा तो पश्चिम बंगाल। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो लगभग 9 राज्य की सीमाएं बनाती है। गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9। तो याद रखें यहां से 2 क्वेश्चंस बन गए, और ये भी क्वेश्चंस बन गए किसका कम है सबसे अधिक है, ये भी क्वेश्चंस बन सकता है। तो किस राज्य की तटीय सीमा सर्वाधिक है, किसकी कम है, ये आप अपने ध्यान में सोच कर बताएंगे। मैंने इसलिए मैं ड्रॉ करके बताया। सबसे कम किसका, जो कोस्टल प्लेन होगा, विच स्टेट हैज लेस्ट कोस्टल प्लेन, सबसे अधिक, बहुत कम, सबसे कम, लेस्ट कोस्टल प्लेन है। तो इसे दिमाग में रखेंगे, इस बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इससे 2 क्वेश्चन आपके यहाँ हल हो रहे हैं। इसको ध्यान से देखेंगे तो आप एक बात, ये कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये जो कोस्टल प्लेन है तो आपके ईस्ट साइड के कोस्टल प्लेन का नाम बताइए, ईस्ट साइड का। तो अगर आपको दिमाग में मैप का जो थोड़ा बहुत ख्याल रहेगा तो आप बता देंगे ईस्ट साइड में कौन कौन कोस्टल प्लेन या कौन कौन सी कोस्टल स्टेट्स हैं जुड़ा हुआ है जो ये कोस्टल प्लेन से, और वेस्ट साइड में कौन कौन जुड़ा हुआ है, ये भी आप बता सकते बड़ी आसानी से इन क्वेश्चन से। तो यहां से भी जो क्वेश्चन बनते हैं इसको देख लेंगे। पाकिस्तान से लगे राज्य नहीं है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान से लगे राज्य नहीं है। ठीक इसी में आपको अगर ऊपर ये आपके क्वेश्चन हो गए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। सही आंसर होगा आपका जो है डी, हिमाचल प्रदेश जो है पंजाब से लगा हुआ राज्य नहीं। गुजरात है नंबर 1, राजस्थान नंबर 2 कह सकते हैं। अगर ये आप अगर किधर से चलें, जो है साउथ से नॉर्थ की ओर चलेंगे तो इस तरह से आप क्रम मिला सकते हैं, साउथ से नॉर्थ की ओर अगर देखेंगे, और किधर वेस्ट साइड, ये भी याद रखेंगे, पश्चिमी साइड की ओर जो चलेंगे तो गुजरात देखें, इसके बाद राजस्थान आ जाएगा, इसके बाद आपका पंजाब आ जाएगा, फिर जो है जम्मू कश्मीर आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश नहीं आएगा, हरियाणा दे दे तो नहीं होगा। तो इन स्टेट को याद रखेंगे, ये 3 स्टेट जो आपको अभी हम लोग ये गुजरात देखें, राजस्थान देखें, पंजाब देखें और जम्मू कश्मीर, 1 2 3 4, टोटल 4 जो है स्टेट्स जो हैं इंडिया के, जो पाकिस्तान के बॉर्डर से टच है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार का वर्णन है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब्ड इन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट
4, मूल अधिकार। आपका सही आंसर होगा सी, यानी कि भाग 3 में, पार्ट 3 में जो है, जो संविधान का जो पार्ट है 3 में यानी 3 में, जो मूल अधिकार के बारे में यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहा गया है। ध्यान रखेंगे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में 3 में कहा गया है। और ये 4 जो है फंडामेंटल, जो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, इसके बारे में पढ़ा है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे। भाग 3 भाग 4 हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, भाग 3 भाग 4 याद रखेंगे। तो इसलिए इसमें भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में कहा गया है, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहा गया है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में कहा गया है। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा गया है। और ये जो मूल अधिकार का जो आप बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की जो बात करते हैं, वह हम कहाँ से लिए हैं? हम लोग यूएसए से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इसे याद रखेंगे। अस्पृश्यता के उन्मूलन का संबंध है, ठीक है। इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज रिलेटेड विद आर्टिकल। अनटचेबिलिटी का जो बात है, जो हटा देना है, अस्पृश्यता बोलते हैं छुआछूत का जो है कि विरोध में जो कानून रहा है कि छुआछूत की बात नहीं चलेगी, इज टोटली सेमलेस, टोटली अनयूजफुल फॉर आवर सोसाइटी, इट शुड बी एरेडिकेटेड। इसको हटाना चाहिए, खत्म करना चाहिए। इस बात को लेकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया। वो आर्टिकल नंबर कितना है? 17, 18, 19, 20 याद रखेंगे। अनुच्छेद 17 के तहत जो है छुआछूत से जुड़ा हुआ कानून उन्मूलन के बारे में, ठीक है ना, अस्पृश्यता के उन्मूलन का संबंध जो है इसमें कहा गया, याद रखेंगे 17 में। और 18 को भी याद रखेंगे, 19 को, 20 को, इधर सारा इंपॉर्टेंट है। अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का उपबंध मौलिक अधिकार में समाहित किया गया, ठीक है ना। द क्लाउज ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन इज इंक्लूडेड इन फंडामेंटल राइट्स 6 to 14 years चिल्ड्रन। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का उपबंध मौलिक अधिकार में समाहित किया गया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन से हैं 6 to 14 years children, the clause of 6 to 14 years children are included in the fundamental rights in which clauses, in which clause? यहाँ पे क्लॉज कौन सा है जिस क्लॉज में किया गया? 19A, 20A, 21A, 22B का आपका सही आंसर होगा वो क्या? 21A के तहत जो है जो कंपलसरी एजुकेशन कर दिए गए किसके लिए? चिल्ड्रन के लिए, जो कंपलसरी 6 to 14 ईयर्स, वो उनके जो है या मौलिक अधिकार में समाहित कर दिया गया। याद रखेंगे, मौलिक अधिकार में इस बात को समाहित, यानी कि फंडामेंटल उनका राइट्स बन गया है बच्चों का, आपको देना पड़ेगा वो शिक्षा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मौलिक कर्तव्य की संख्या है, हाउ मेनी आर फंडामेंटल ड्यूटीज? मौलिक कर्तव्यों की संख्या है, कर्तव्यों की संख्या, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर? 12, 13, 11, 10। आपका सही आंसर होगा 11। कुल 10 ही थे, लेकिन इस बीच में 6 to, जो अभी हमने इससे पहले भी क्वेश्चन पर डिबेट किया था, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए जो है यह जो अनिवार्य एजुकेशन की जो बात की गई है, यह मौलिक कर्तव्य आपका बन जाएगा। हर पेरेंट्स का ये कर्तव्य है कि आप जो है अपने बच्चों को जब वह 6 to 14 ईयर्स का हो जाए तो उन्हें कंपलसरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन आपको दिलवाना है। और ये इस बात का उल्लेख किया गया है, इसमें जो है ये मौलिक कर्तव्य के तहत को शामिल कर दिया गया। तो इस बात को याद रखेंगे, टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 है। संसद का मुख्य अंग है, संसद का मुख्य अंग है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, सभी। आपका आंसर होगा सभी। हमारा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है, ये जो संसद है, उसके ये 3 अंग होते हैं और ये तीनों को मिला करके लोकसभा, ठीक है ना। अब ये जो है ये लोअर हाउस हो गया, इसको इंग्लिश में हम लोग अपर हाउस बोल देते हैं, ये प्रेसिडेंट है। ये इन तीनों को मिला करके हमारा जो है संसद बनता है और ये संसद के अनिवार्य अंग हैं। ये तीनों को मिला करके ही हम संसद की, पार्लियामेंट की व्याख्या करते हैं
किस अलग नहीं कर सकती, सिर्फ लोकसभा राज्यसभा नहीं बोलेंगे, उस राष्ट्रपति का भी शामिल होना उसमें अनिवार्यता है। इसलिए जब भी ये कहा जाए कि संसद के जो कितने पार्ट्स में है, ये 3 मुख्य उसके अंग हो गए, जिसके माध्यम से ऑर्गन्स हैं थ्रू विच जो पार्लियामेंट जो है कैन डू देयर वर्क। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बॉम्बे प्लान का संबंध है योजना आयोग, नीति आयोग, एनडीसी, इनमें से कोई नहीं। योजना आयोग, नीति आयोग, एनडीसी, इनमें से कोई नहीं। बॉम्बे प्लान का संबंध है। आपका सही आंसर होगा डी, बॉम्बे प्लान का संबंध इनमें से किसी से नहीं है। 1944 में 8 इंडस्ट्रीज जो थे हमारे देश के, उन्होंने मिलकर के एक 15 ईयर्स का प्लान लाया था, जो डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसके लिए। तो बॉम्बे प्लान is related with these things. It is not related with your योजना आयोग, नीति आयोग, एनडीसी etc. तो याद रखेंगे, या जो बॉम्बे प्लान, हाँ कह सकते हैं कि योजना आयोग से पहले जो बात जो डिस्कशन हो रहा था, बॉम्बे प्लान उससे पूर्व का है। क्या है, तो 1944 की ये बातें की गई, और जो इंडस्ट्रीज थे हमारे देश के, दे वेर डिस्कसिंग, दे वेर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग्स, द व्हाट विल बी द इकोनॉमिकल शेप एंड साइज फॉर इंडिया। गरीबी उन्मूलन या हटाओ, गरीबी उन्मूलन या फिर कह सकते हैं गरीबी हटाओ किस योजना का मूल मंत्र था? इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ए मेन हिम्स ऑफ द प्लान। किस प्लान का था? याद देखिए, 3rd 5-year प्लान, 4th 5-year प्लान, 5-year प्लान, 6th 5-year प्लान। तो ये आपका सही आंसर होगा सी। 5-year प्लान जो था, इसमें जो है गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ का जो है मूल वाक्य को शामिल किया था। रोलिंग प्लान की अवधि रहा 1975 से 1978, 1978 से 1980, 1980 से 1982, 1983 से 1984। आपका सही आंसर होगा बी। रोलिंग प्लान जो है चलाया गया था 1978 से 1980 के बीच। एक बात है कि रोलिंग प्लान जब चला, ये रोलिंग प्लान, तो उस समय में सरकार भी हमारी बदल गई। जो सरकार थी उस समय में जनता पार्टी का जो है रूल आ गया था, और इन्होंने एक प्लान लाया, वो इसका नाम दिया रोलिंग प्लान। और इस रोलिंग प्लान का जो आप देखेंगे, मिर्डल था, मिर्डल नाम के व्यक्ति ने एशिया ड्रामा नाम के एक किताब में जो है, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे मिर्डल, और ये जो एशिया ड्रामा नाम के एक जो बुक वो लिखे, और उस बुक में रोलिंग प्लान के तहत ये बताया गया कि किस तरह से हम जो है ईयर वाइज ईयर जो है अपने डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। इसमें 5 नाम के एक जो बुक वो लिखे, और उस बुक में रोलिंग प्लान के तहत ये बताया गया कि किस तरह से हम जो है ईयर वाइज ईयर जो है अपने डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। इसमें 5-year प्लान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए इसको रोलिंग प्लान, एक के बाद दूसरा चेन रोल करते जाएंगे हम लोग अपना, और जो इकोनॉमिकल जो टारगेट होगा फिक्स करेंगे। तो ये, और जो हमारे यहाँ जो उस समय में इकोनॉमिक्स थे लकड़ा वाला जो थे, इनमें सहयोग किए कि जो रोलिंग प्लान को लाया जाए इंडिया में, और इससे हमारा जो इकोनॉमिक बहुत फास्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा से ग्रो करेगा। इसलिए उन लोगों के कंट्रीब्यूशन से जो है रोलिंग प्लान जो है जनता पार्टी की सरकार ने जो 1978 से 80 के बीच में 2 ईयर्स में ये प्लान चला था। याद रहेंगे दोस्तों, हम कुछ इकोनॉमिक्स, कुछ ज्योग्राफी, कुछ हिस्ट्री से जुड़े हुए प्रश्न के साथ आपसे मिले, और इसी तरह फिर मिलते रहेंगे। आशा करते हैं कि आप हमसे बने रहें, और भी कुछ फैक्ट्स के साथ आएंगे। आप अगर कुछ और भी रिक्वायरमेंट करेंगे, कुछ कहेंगे, तो हार्दिक स्वागत है। कुछ कहिए ताकि हम भी अपने आप में सुधार लाएं, और भी आपको अच्छी से अच्छी तरह जो विषय वस्तु को दे सकें। धन्यवाद।